Hello everyone. Let's see section 73 of the Companies Act, which talks about prohibition on acceptance. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, वो सिर्फ अपने मेंबर से पैसा लेती है। तो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, उसके बारे में ही अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस। नो कंपनी, ध्यान से देखना, सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 कहते हैं कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और इनवाइट और रीन्यू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताई थी कि कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है या इनवाइट नहीं कर सकती है, रीन्यू नहीं कर सकती है, बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकती है डिपॉजिट किससे, पब्लिक से। सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। कौन होती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी? जिसका नेटवर्थ 100 CR से नॉट लेस देन 100 CR हो एंड जिसका टर्नओवर नॉट लेस देन 500 CR हो। ठीक है, ओके। नथिंग इन दिस सबसेक्शन सेल अप्लाई टू, ये वाला जो चीज़ है वो तुम्हारा बैंकिंग कंपनी को नहीं लगेगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी तो किसी से भी पैसा ले सकती है, राइट? उसका काम ही होता है वो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या सच अदर कंपनी जो कि नोटिफाई किया गया है CG के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, एनी कंपनी मे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। एंड मैं आपको बताई थी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों ही अपने मेंबर से पैसा ले सकती है। तो एनी कंपनी मे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स member. Provision regarding acceptance of deposit from the member. Okay, these are the provisions. ये आप हम लोग अच्छे से देखेंगे डिटेल में। देखो कितना लंबा है ये वाला, राइट? ये अपन देखेंगे, ये प्रोविजन है क्या, किस तरह से आप लोग बेसिकली पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से। ठीक है, यहाँ तक है पूरा। तो सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। कुछ भी करने से पहले शेयर होल्डर का तो परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद इशू करना होगा, क्या चीज़, क्या इशू करना होगा? सर्कुलर, जो कि एक स्टेट सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, जिसमें आपका स्टेटमेंट रहेगा रिगार्डिंग आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में रहेगा वो सर्कुलर में। जिसमें सर्कुलर में एक स्टेटमेंट तुमको डालना है, और वो स्टेटमेंट में क्या लिखना है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में लिखना है, क्रेडिट रेटिंग लिखना है कि क्या क्रेडिट रेटिंग कंपनी को मिला है, उसके बाद कितना डिपॉजिटर कंपनी में अभी है, उसके बाद कितना अमाउंट डिपॉजिट के रूप में कंपनी ने अभी तक लेके रखा हुआ है। ठीक है, कितना डिपॉजिटर है और कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कंपनी अभी लेके रखी हुई है, जो रीपेमेंट करना बचा हुआ है। ठीक है, एंड सर्कुलर जो है वो आपको इशू करना पड़ेगा मेंबर को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। मेंबर को सर्कुलर आप इशू करोगे कैसे? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, या एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या स्पीड पोस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी मोड से आप लोग सर्कुलर इशू करेंगे। कौन से फॉर्म में? DPT 1। याद नहीं रहता है फॉर्म तो कोई बात नहीं, इतना बर्डन मत लो, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको सारा फॉर्म याद रहे। तो अगर याद नहीं होता, डोंट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि इतना भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है फॉर्म से। बहुत ही कम बार मैं देखी हूँ कि फॉर्म से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सर्कुलर आपको मेंबर को इशू करना है रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये सबसे। ठीक है, और पब्लिश करना है ये सर्कुलर को 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होता है मैं अपनी 2-3 वीडियो में बताई हूँ, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। लेट्स से कंपनी का जो RO है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो मुंबई में है। मुंबई का वहाँ का कौन सा लैंग्वेज बेसिकली बोला जाता है? मराठी। तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वो होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज वो होता है जहाँ पे कंपनी का RO सिचुएटेड है ना, उसका लोकल लैंग्वेज। मुंबई का लोकल लैंग्वेज वो मराठी, तो मराठी इज़ द वर्नाकुलर लैंग्वेज अगर आपका जो RO है वो महाराष्ट्र में है तो। ठीक है, उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट भी लेना है, जो आपको अटैच करना है अपना DPT 1 के साथ। DPT 1 में क्या क्या लिखना था? कंपनी को अपना फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह लिखना था। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट को भी अटैच करना है DPT 1 में, जिसमें कि ऑडिटर का सिग्नेचर होगा, कि ऑडिटर बोलेगा कि हाँ कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट में, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट की भी थी ना, तो 5 साल बीत चुका है उस बात को।
तो पास्ट तो होता है ना यार, ठीक है, पास्ट में गलती हुआ तो अभी सजा मत दो। 5 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है इसका, ये गलती को, तो अभी ठीक है, अभी पैसा वो एज अ डिपॉजिट ले सकती है अगर 5 years लैप्स हो चुका है। इन केस इफ अ कंपनी हैज़ कमिटेड अ डिफॉल्ट देन 5 years हैज़ लैप्स्ड सिंस डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। Fresh circular in succeeding year signed by majority of director. Circular shall be issued on authority in name of board of director. सर्कुलर तुम्हारा वैलिड कब तक होगा? सर्कुलर वैलिड कब तक होगा? सर्कुलर शैल रिमेन वैलिड अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ इशूड। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका इशू हुआ था ना सर्कुलर, उसके 6 महीने, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ले बिफोर कंपनी एट एजीएम, या फिर एजीएम में जब कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है वो वाला डेट, एजीएम वाला डेट, या फिर 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो है अपना ये सर्कुलर भेजा था, ठीक है। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा ना, वहाँ तक आपका सर्कुलर वैलिड होगा। फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, अभी कंपनी को फाइल करना है सर्कुलर का कॉपी, किसको? आरओसी को। कितना दिन में? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। ये तो कॉमन है यार, कंपनी कुछ भी करेगी तुमको आरओसी को जाके बताना ही है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्या होता है कि जो कंपनी है ना, कंपनी इज़ रिक्वायर्ड कि वो डिपॉजिट करे 30 अप्रैल तक, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल एवरी ईयर, एटलीस्ट 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। लेट्स से जो कंपनी है उसका 31/3/25 में ना 1 लाख का जो डिपॉजिट है वो मैच्योर होने वाला है, तो इसका 20% क्या हुआ? 20,000। तो कंपनी को जो है एटलीस्ट इतना अमाउंट 30 अप्रैल 2024, ध्यान दो 25 है यहाँ पे या 24 है, 2024 तक ना ये अमाउंट डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में डाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा स्केड्यूल बैंक के साथ, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन एज टू नो डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट, कंपनी सर्टिफाई करेगा कि कंपनी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी रीपेमेंट में। और अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट की भी थी ना, कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में या उसके इंटरेस्ट में, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट गलती से किया भी था तो 5 साल बीत चुका है उस बात को, ठीक है। 5 साल हो चुका है वो डिफ़ॉल्ट को सुधारे हुए, अपना गलती को सुधारे हुए 5 साल हो चुका है, ठीक है। एग्जेम्पशन टू सर्टेन प्राइवेट कंपनी, अभी ना कुछ प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया हुआ है ये सब झंझट से, A to E, मतलब अभी हम लोग जो इतना लंबा चौड़ा पढ़े ना, कुछ प्राइवेट कंपनी को ये सब चीज़ से एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि ठीक है तुमको ये सब चीज़ फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी है वो प्राइवेट कंपनी? जो प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से जो अमाउंट है वो रिसीव कर रही है, मनी नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लेट्स से किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 1 लाख, फ्री रिजर्व है 50K एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 50K, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। वो जो कंपनी है वो अपने मेंबर से ना ये 2 लाख रुपीज़ ही मांग रही है, 2 लाख तक मांग सकती है बिना ये झंझट में पड़े। अगर आप चाहते हो कि आप ये सब झंझट में ना पड़ो तो आपको अप टू 2 लाख ही पैसा मांगना है। मतलब ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रही हूँ 2 लाख, ऐसा ये अमाउंट फिक्स नहीं। अमाउंट क्या है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तीनों का सम का 100% आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सब झंझट से बचना है तो उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो फिर आपको ये सारा चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड जो कि स्टार्टअप है, ठीक है, जो कि स्टार्टअप है 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, और जो ये सारा कंडीशन फुलफिल करती है, क्या वो एसोसिएट या सब्सिडी नहीं है किसी दूसरी कंपनी की, और वो जो बोरोइंग है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसका वो लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 50 CR विच एवर इज लेस,
उसका पेड अप शेयर कैपिटल से डबल या फिर 50 CR, इन दोनों में से जो भी कम है उतना ही है उसका बोरोइंग। उसके बाद सच कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग, तो फिर कंपनी को वो सब चीज़ को करने का ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा था ना वो सब करने का। और अगेन कंपनी को ROC को बताना है, वो तो श्योर ही है यार, ROC को तो सब कुछ बताना ही होता है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। कंपनी चाहे तो कंपनी जो है पैसा जो एक्सेप्ट कर रही है ना कंपनी मेंबर से या पब्लिक से, उसके लिए कंपनी डिपॉजिट, उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी दे सकती है कि अगर बाय चांस मैं डिपॉजिट तुम्हारा रीपे नहीं कर पाया तो फिर मेरा ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचा जाएगा एंड उसके पैसे से तुमको रीपेमेंट होगा, दैट इज़ द सिक्योरिटी। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट के लिए वो सिक्योरिटी दे सकती है। इफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, कंपनी शैल टेक स्टेप फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी या एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि चार्ज क्रिएट करना है। चैप्टर 6 में अपन पढ़े थे ना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। इफ कंपनी डू नॉट सिक्योर डिपॉजिट और पार्शियली टेक टर्म्स एज ओके, मान लो कंपनी जो है वो जो है सिक्योरिटी कुछ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट में को सिक्योर्ड कर रही है, तो वो वर्ड अनसिक्योर्ड ही यूज़ करेगी। मतलब अनटिल एंड अनलेस आप 100% डिपॉजिट में सिक्योरिटी नहीं डाल देते हो, सिक्योरिटी नहीं दे देते हो 100% डिपॉजिट का, तो तब तक आपका जो है वो सिक्योर्ड ही अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा। 100% डिपॉजिट को आप सिक्योरिटी दो तभी आप सिक्योर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अनसिक्योर्ड वर्ड ही आपको लिखना है अपने सर्कुलर में। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, एवरी डिपॉजिट शैल बी रीपेड विथ इंटरेस्ट। यस, एप्लीकेशन टू NCLT अगर कंपनी फेल्स टू रीपे, तो जो डिपॉजिटर है वो NCLT के पास जा सकते हैं अगर कंपनी उसका पैसा नहीं दे रही है या फिर कंपनी के कारण उनको कोई लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो कंपनी वो जो डिपॉजिटर है वो NCLT के पास जा सकते हैं और NCLT ये डिपॉजिटर के फेवर में ही अपना सुनाएगा। टेन्योर फॉर डिपॉजिट नॉट कैन बी एक्सेप्टेड। ओके, मिनिमम जो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो वो 6 मंथ का कर सकते हो एंड मैक्सिमम 36 मंथ का कर सकते हो। लेकिन ये जो 6 मंथ है ना, इसमें एक आप चाहो तो 3 मंथ का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेस देन 6 मंथ 3 मंथ तक का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, कंपनी नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब रीपेबल और मतलब कंपनी का मन करेगा तो कंपनी पैसा देगी, उस वैसा डिपॉजिट जो है कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसको बताना होगा कि वो 6 महीने से लेके 36 मंथ तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ये 6 महीना का तुम 3 महीने तक भी एक्सेप्ट कर सकते हो। एग्जेम्पशन टू रूल ऑफ टेन्योर ऑफ 6 मंथ, कब आप 3 मंथ का एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको कंडीशन फुलफिल करना होगा। कंपनी में एक्सेप्ट और रीन्यू डिपॉजिट फॉर रीपेमेंट अर्लियर देन 6 मंथ सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट वो जो डिपॉजिट है शैल नॉट एक्सीड, वो डिपॉजिट तुम्हारा एक्सीड नहीं करेगा 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मतलब कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, कंपनी का जो फ्री रिजर्व है और कंपनी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका 10%। ठीक है, इन तीनों का सम का 10% तक अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप 3 मंथ तक ले सकते हो, 3 मंथ का डिपॉजिट ले सकते हो। दूसरा, 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 महीना तो होना ही चाहिए। ठीक है, यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ DRR, DRR इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, मैं बताई थी ना DRR क्या होता है अभी। तो ये जो DRR का अमाउंट है वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट का रीपेमेंट में ही यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो DRR का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, कंपनी कितना मैक्सिमम अमाउंट मेंबर से ले सकती है। कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर मैक्सिमम 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। IFSC पब्लिक कंपनी है तो फिर 100% ले सकती है एंड मैक्सिमम लिमिट तुम्हारा अप्लाई नहीं होगा फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी में, ये वाले प्राइवेट कंपनी में तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है फॉर 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी फुलफिल कर रही है तीनों कंडीशन। क्या क्या, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए रीपेमेंट में, एंड ये वाला सारा कंडीशन सेम है कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट नहीं होनी चाहिए किसी दूसरी कंपनी का, एंड बोरो की है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई बॉडी कॉर्पोरेट से या बैंक से विच इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 CR विच एवर इज़ लेस।
ठीक है। उसके बाद कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट शेल फाइल डिटेल ऑफ मनी सो एक्सेप्टेड विथ रजिस्ट्रार। ओके, फिर ऑब्वियसली रजिस्ट्रार को जाके बताना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर, डिपॉजिटर्स के लिए आप ट्रस्टी भी अपॉइंट कर सकते हो। ट्रस्टी टू कॉल मीटिंग ऑफ डिपॉजिट, ट्रस्टी डिपॉजिटर्स का मीटिंग बुला सकता है। कब? ऑन रिसिप्ट ऑफ, जब डिपॉजिटर लोग रिक्वेस्ट करो एटलीस्ट 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर इन वैल्यू, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मीटिंग बुला लो प्लीज़, एटलीस्ट 10% इन वैल्यू, ठीक है। 1/10 ऑफ डिपॉजिटर इन वैल्यू रिक्वेस्ट कर रहे कि प्लीज़ ट्रस्टी मीटिंग बुला लो, ठीक है। सेकेंडली, on happening of any event which constitute a default on which in option of trustee appears, okay, affect interest of depositor। okay, ट्रस्टी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण जो है डिपॉजिटर्स को नुकसान हो सकता है, तो ट्रस्टी अपने हिसाब से उस हिसाब से बुला सकता है मीटिंग, ठीक है। सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज पेएबल ऑन डिपॉजिट्स, सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज पेएबल ऑन डिपॉजिट। कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। it shall not exceed maximum rate of interest or brokerage prescribed by RBI। मतलब कंपनी कोई भी अमाउंट, मतलब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्रोकरेज पे कर सकती है, लेकिन वो जो अमाउंट है या वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो RBI ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट, कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, व्हेन एप्लीकेशन बाय कंपनी सबमिटेड बाय इंटेंडिंग डिपॉजिटर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ deposit। application shall contain a declaration made by intending depositor that deposit is not being made out of any borrowed money। तो कंपनी ना डिपॉजिटर से एक एप्लीकेशन लेगी, वो एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ होगा, डिपॉजिटर वो एप्लीकेशन में लिखेगा कि जो पैसा वो दिया है ना एज अ डिपॉजिट, वो उसका खुद का पैसा है, वो किसी से वो बोरो नहीं किया है, ठीक है। ओके, डिपॉजिट इन जॉइंट नेम, मतलब कि क्या जॉइंटली तुम डिपॉजिट दे सकते हो? द आंसर इज़ येस। मैक्सिमम तीन जन मिलके डिपॉजिट दे सकता है, ठीक है। नॉमिनेशन मतलब जैसे ओपीसी में नॉमिनी होता था ना, दैट इज इट। एवरी डिपॉजिटर मे nominate any person at any time। the nominee shall be the person to whom his deposit shall vest in event of his death। उसके बाद डिपॉजिट रिसिप्ट, within a period of 21 days from date of receipt of money, company is required to furnish a deposit receipt to depositors or his agent। देखो, जिस दिन आपको पैसा मिला, कंपनी जिस दिन आपको पैसा मिला उस दिन से 21 डेज़ में आपको डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो डिपॉजिटर को या उसके एजेंट को देना होगा। डिपॉजिट रिसिप्ट में क्या क्या लिखा होगा? सबसे पहले वो साइन किया जाएगा बोर्ड के द्वारा या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसको बोर्ड ने ऑथराइज़ किया हो। और डिपॉजिट रिसिप्ट में लिखा क्या क्या होगा? स्टेट करेगा डिपॉजिट रिसिप्ट की किस दिन आपने डिपॉजिट लिया था, डिपॉजिटर का नाम क्या है, डिपॉजिटर का एड्रेस क्या है, उसके बाद कितना अमाउंट का डिपॉजिट आपने लिया, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद मैच्योरिटी डेट क्या है डिपॉजिट का। ये सब सारा चीज़ आपका डिपॉजिट रिसिप्ट में लिखा हुआ होगा। उसके बाद रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, ये वाला ना आगे सेक्शन में हम लोग देखेंगे। प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ये भी अपन आगे सेक्शन में देखेंगे। सेम पार्ट है, इसीलिए मैं बार बार नोट्स में बार बार नहीं लिखी हूँ, मैं एक ही जगह लिख दी हूँ। नेक्स्ट वाले इसके बाद हम लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये सारा कुछ सेम है इसीलिए वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद रजिस्ट्रार, ओ ऑब्वियसली यार सारा कुछ हमको रजिस्ट्रार को तो बताना ही है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विथ रजिस्ट्रार, अ ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इन DPT 3 ROC को बताना है अलॉन्ग विथ फी, एंड कब तक बताना है? बिफोर 30 जून ऑफ दैट ईयर, 30 जून से पहले आपको ROC को बता देना है, ठीक है। नो राइट टू ऑल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट,
कंपनी तुम जो भी बोल के मतलब पैसा क्या है ना कि कंपनी पैसा ले लिया, अब कंपनी का मन हो रहा है कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दूं, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, तुम टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हो टू जो कि डिसएडवांटेज एज अ नेगेटिव हो जाए, मतलब जो डिपॉजिटर के लिए गलत हो जाए, उसके लिए नुकसानदायक हो जाए, वैसे में तुम कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते हो, विच में प्रूव डिसएडवांटेजेस टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर आफ्टर सर्कुलर इज इशूड एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली अभी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना होगा कि आपने जो है पैसा लिया है एज अ डिपॉजिट, ठीक है। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाई डिपॉजिट, ठीक है, अगर कंपनी डिपॉजिट रीपे नहीं कर पाई तो उसको 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड पनिशमेंट भी लगेगा कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे 500 से लेकर 5,000 एंड अगर आपका जो है गलती कंटिन्यू रहा तो आपका 500 पर डे के हिसाब से लगेगा। ये वाला आप पेनल्टी भी गाइस देखो, एक फॉर्म हो गया और एक पेनल्टी हो गया, आपका भर के है आपके लॉ में, बहुत ज़्यादा है, इतना किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग इतना याद रख सको। तो पेनल्टी एंड फॉर्म आप लोग चाहो तो आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। एंड देखो यहाँ पे जो ये सब पॉइंट था ना, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी, सेक्शन 76 में वो मैं डिस्कस करूँगी, अच्छे से डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा गाइज। इफ़ यस, मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।